Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the previous year question paper for the post of trainee officer फाइनेंस का जो काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज आया है हुडको में, तो उसका आज हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि हमारे यहाँ से कोल इंडिया में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है। और भी बहुत सारे लोग का सिलेक्शन यहाँ भी हुआ हुआ है। ठीक है। चलिए पहले बात कर लेते हैं कोर्सेज के बारे में हुडको का। सो हुडको एक काफ़ी बढ़िया पीएसयू है, नवरत्न कंपनी है, तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोग को रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है। सो इफ़ यू आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप जरूर यहाँ पे अप्लाई करिए। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो सीए, सीएमए और एमबीए फाइनेंस वाले लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, और बिल्कुल फ्रेशर्स कैंडिडेट है तो आप लोग सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है। और यहाँ पे पे स्केल भी काफ़ी बढ़िया है, 14 लाख का यहाँ पे आपको पर एनम का आपको यहाँ पे सैलरी बनने वाला है। सो दिस इज द गुड अमाउंट ऑफ सैलरी फॉर एनी सीए, सीएमए और एमबीए फाइनेंस फ्रेशर्स कैंडिडेट। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फाइनेंस करियर .in पे आप विजिट करोगे तो आप यहाँ पे कोर्सेस देख सकते हो कि हुडको का कोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है आप लोगों के लिए। So in these courses, you will get some rest video lecture related to professional knowledge, and you will also get chapter wise MCQs related to GK, GS, reasoning, quantitative aptitude, as well as you will also get chapter wise MCQs related to professional knowledge. And you will also get ebook related to professional knowledge, and you will also get 80 plus mock test series. Okay, so जो इतना भी जो मटेरियल है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस करियर ही प्रोवाइड करता है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और आपको कोर्सेज में क्या मिल जाएगा, 100 प्लस पीएसयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि पीएसयू में पेपर कैसा पूछता है। हाँ, और इसके साथ साथ आपको हुडको का भी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। आपको इसके साथ साथ हुडको का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, वो भी बहुत ही मिनिमम प्राइस में। सो इतने सारे कुछ मटेरियल आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। सो आप आज ही विजिट करिए फाइनेंस करियर.in वेबसाइट पे, और आपको कोर्सेज यहाँ से मिल जाएगा और अपना तैयारी को काफ़ी बढ़िया कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो सभी का यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दिस एग्जामिनेशन, सो यू कैन विजिट ऑन द वेबसाइट ऑफ finance.in। सो आप यहाँ से कोर्स परचेस करिए और प्रिपरेशन को काफ़ी बढ़िया कर सकते हो। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके। सो अभी हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। सो दिस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 20/10/2024। सो ये जो एग्जामिनेशन हुआ था ये 2024 में एग्जामिनेशन हुआ था, वही पेपर है आप लोग के लिए। सो ये पेपर बस एक ही साल पहले का है। ठीक है। तो ये पेपर अगर आप देखोगे तो आपको समझ पाओगे कि पेपर किस तरह से पूछता है हुडको। ठीक है। बात किया जाए पेपर का हुडको का, तो इसमें आपको 90 मार्क्स का आपका टेक्निकल पार्ट पूछता है। ठीक है। 90 मार्क्स का टेक्निकल पार्ट। तो टेक्निकल डेट मीन्स की प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको 90 क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोफेशनल नॉलेज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको 60 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको नॉन टेक्निकल डेट मीन्स की, जैसे कि जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, इस तरह से क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि नॉन टेक्निकल पार्ट है। ठीक है। इंग्लिश हो गया। सो नॉन टेक्निकल पार्ट से 60 क्वेश्चन और टेक्निकल से 90 क्वेश्चन। सो आप आज ही फाइनेंस करियर पे विजिट करिए, यहाँ पे सभी तरीका का कोर्सेज अवेलेबल है। सो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हम डिस्कस करेंगे जो टेक्निकल पार्ट है, प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम कुछ क्वेश्चंस अभी हम डिस्कशन करेंगे आप लोग के साथ। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक काम आप कर सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फाइनेंस करियर का बहुत ही अच्छा टेलीग्राम ग्रुप है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मोर देन 10,000 लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ते हो तो आपका ही फायदा होने वाला है। मोर देन 10,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो। एनी वन कैन हेल्प यू। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।
Each of the following is a key driver for business to adopt CSR practice। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक पॉलिसी एक्सपेक्टेशन ऑन बिजनेस टू क्रिएट पॉजिटिव सोसाइटल इम्पैक्ट। ठीक है, जो भी बिजनेस होता है, खासकर पीएसयू देखोगे कि सीएसआर जरूर करता है। इससे क्या होता है कि सीएसआर करने से जो भी लोकल का जो भी पब्लिक होता है, जहाँ पे भी वो कंपनी रहता है, उसका लोकल का जो भी पब्लिक होता है, उससे वो खुश रहता है। क्यों खुश रहता है? क्योंकि जो भी कंपनी है, पीएसयूज है, वो लोकल में डेवलपमेंट करते रहता है। क्यों डेवलपमेंट करता है? क्योंकि सीएसआर में ऐसा बोला हुआ है कि आपको सीएसआर के में जो पैसा है 2% उसको आपको खर्च करना है, और कहाँ करना है? आपका जो लोकल एरिया है उसके ऊपर आप खर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब है। इससे क्या होता है कि जो पब्लिक पॉलिसी है, जो एक्सपेक्टेशन है लोकल लोगों का, वो उनका लोकल लोगों का एक्सपेक्टेशन भी मीट होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट बना हुआ होता है उस कंपनी के प्रति, जो भी सोसाइटी अगल बगल का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक पॉलिसी एक्सपेक्टेशन ऑन बिजनेस टू क्रिएट पॉजिटिव सोसाइटल इम्पैक्ट। ठीक है, और इससे एक और क्या होता है कि जो कंपनी का जो रेपुटेशन है वो इम्प्रूव होता है और कंपनी का ब्रांड इमेज बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट था। और जो सीएसआर है वो सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अगर हमारा कोर्स परचेस करोगे तो उसमें फुली डिटेल में सीएसआर को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कि सीएसआर होता क्या है, कितने परसेंट, 2% का खर्च कर सकता है कंपनी। ठीक है, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, कौन मीट करेगा, कितना टर्नओवर क्राइटेरिया, जो भी चीजें हैं। ठीक है, और कितना खर्च करना है, 2%, ये सब चीजें ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है वीडियो लेक्चर में। आप कोर्स खरीदिएगा, उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और सेक्शन 135 में डिफाइन किया हुआ है सीएसआर को। ठीक है, सेक्शन 135 सेक्शन भी पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए कंपनी हैज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जिसमें एक कंपनी का क्या है, फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जिसमें कंपनी के पास कैश है 50,000 का, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है 30,000 का, अकाउंट्स रिसीवेबल है 1,20,000 का, इन्वेंट्री है 2 लाख रुपया का, और करंट लायबिलिटीज है 2.5 लाख रुपया का। कैलकुलेट क्या करने बोल रहा है? क्यूक रेशियो, ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। हाँ, क्यूक रेशियो को ही बोला जाता है एसिड टेस्ट रेशियो। ये भी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपको निकालने के आप पूछ रहा है, क्या कैलकुलेट करने पूछ रहा है, क्यूक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो आपको कैलकुलेट करने को पूछ रहा है। ठीक है, आपको ये पहले जानकारी होना चाहिए कि क्यूक रेशियो को ही एसिड टेस्ट रेशियो बोला जाता है। यहाँ पे चलिए आपको लिख के दिया है, बाकी आपको नहीं भी पता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्यूक रेशियो इज आल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। हाँ, ठीक है, ये क्या है? ये जो रेशियो है एक लिक्विड रेशियो है। ठीक है, ये जो रेशियो है क्यूक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, एक लिक्विडिटी रेशियो है। ठीक है, क्या कौन सा रेशियो है? लिक्विडिटी रेशियो है। ठीक है, that measures a company to that measures a company ability to pay its short term obligation with its most liquid asset। ये मेजर करता है कंपनी का कि वो कंपनी के पास ऐसा एबिलिटी होना चाहिए कि जो भी उसका शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है उसको मीट आउट कर पाए। किससे मीट आउट कर पाएगा? जो भी उसके पास लिक्विड एसेट उसके पास है उससे। ठीक है, ये होता है क्यूक रेशियो। ठीक है, एक क्यूक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो कौन सा रेशियो है? लिक्विडिटी रेशियो है। ठीक है, क्यूक रेशियो का बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला जो है क्यूक रेशियो का, मैं आपको लिख देता हूं, आप देख सकते हो। क्यूक रेशियो का जो फॉर्मूला है, क्यूक रेशियो, क्यूक एसेट बाई करंट लायबिलिटी, क्यूक एसेट बाई करंट लायबिलिटी। ठीक है, क्यूक एसेट बाई करंट लायबिलिटी। अब बात किया जाए कि क्यूक एसेट होता क्या है। ठीक है, क्यूक एसेट के अंदर क्या क्या चीजें आता है आपको ये पहले पता होना चाहिए। तो क्यूक एसेट के अंदर कैश आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आता है, जो कि कैश आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आता है, और क्या आता है? अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल आता है। ठीक है, तो पहले तो क्यूक एसेट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैश हो गया कितना, कितना क्यूक एसेट का कैश
कैश देखिए कितना है 50,000, कैश है 50,000, मार्केटेबल सिक्योरिटी कितना है 30,000, ठीक है 30,000 मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया। और अकाउंट से रिसीवेबल कितना दिया हुआ है 1,20,000, ठीक है। तो एक तीनों कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे तो 2 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। और क्यूक रेशियो का फॉर्मूला क्या था, क्यूक एसेट बाई करेंट लायबिलिटीज, क्यूक एसेट बाई करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो क्यूक रेशियो का फॉर्मूला क्या था, क्यूक रेशियो क्या था फॉर्मूला, क्यूक एसेट, तो क्यूक एसेट हम लोग ने कैलकुलेट किया 2 लाख रुपया आया, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है 2.5 लाख रुपया, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.8, ठीक है। तो आंसर है, ठीक। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, पिछले बार का पेपर है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसी तरह से पेपर आपको आगे भी पूछ सकता है। तो बात किया जाए रेशियो एनालिसिस का, ये जो क्वेश्चन है रेशियो एनालिसिस चैप्टर से पूछा हुआ है। तो अगर आप फाइनेंस करियर से कोर्स खरीदोगे तो रेशियो एनालिसिस पूरी अच्छी तरीका से कवर अप किया हुआ है। जितना भी तरह का रेशियोस है, जितना भी तरह का रेशियोस है, सारा का फॉर्मूलास ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है कि कोई भी रेशियो पूछे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, an investor want to invest in the equity share of MNO Limited. The company's last EPS was 50 rupees per share and dividend payout ratio is 40%. The required rate of return from the equity investment is 20%. आपको कैलकुलेट क्या करने बोल रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इफ देयर इज नो ग्रोथ इन द डिविडेंड। क्या निकालने बोला है, क्या कैलकुलेट करने बोला है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर पर। इसमें क्या बोला कि इफ देयर इज नो ग्रोथ इन डिविडेंड, ठीक है। चलिए देखते हैं, द डिविडेंड पर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय, जो डिविडेंड पर शेयर होता है कैसे कैलकुलेट होगा, द डिविडेंड पर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ईपीएस बाय द डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। द डिविडेंड पर शेयर इज, the dividend per share is calculated by multiplying the EPS by the dividend payout ratio, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। तो आप ये देखिए क्वेश्चन में कि ईपीएस कितना दिया हुआ है, कंपनी लास्ट ईपीएस वाज 50 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो ईपीएस कितना दिया हुआ है, ईपीएस कितना दिया हुआ है 50, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना दिया हुआ है, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40%, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना दिया हुआ है 40%, कितना दिया हुआ है 40%, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना दिया हुआ है 40% और ईपीएस 50 रुपीज, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, डिविडेंड पर शेयर ईपीएस को मल्टीप्लाई करेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो से तो कैलकुलेट हो जाएगा डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। तो डिविडेंड पर शेयर 50 ईपीएस मल्टीप्लाई बाई डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो ये 40% है तो इसको 0.40 लिख सकते हैं तो हो जाएगा 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चन में निकालने क्या पूछा था, क्या कैलकुलेट करने पूछा था, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आपको कैलकुलेट करने पूछा है, ठीक है। तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी डी डिवाइडेड बाई के, ठीक है। पी पीओ मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर होगा इसका मतलब, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ, इसका मतलब हो जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर,
डी मतलब क्या होगा, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। और के मतलब क्या हुआ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। पी ओ का इसका फॉर्मूला क्या था, डी वाई के, ठीक है। तो डी क्या है, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, के है क्या, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो देख सकते हो आप कि डी जो है वो 20 हो गया, के जो है वो 20%, ठीक है, ठीक है 20%, ठीक है। तो 20% को आप 0.20 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पे आप इसको बैठाओ तो क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 0.20, तो वो इसका जो आंसर आएगा वो 100 आ जाएगा, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो आंसर में 100 है, ठीक है। हाँ, तो आप ये देख रहे हो कि देखिए कितने सारे चीज़ें लिखना पड़ रहा है, कितना सारे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, तो आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको तैयारी बढ़िया करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि बस ऐसे ही पढ़ के चल जाए, मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। आपको बढ़िया पढ़ाई करना पड़ेगा, इसके लिए पेपर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हार्ड बोल सकते हो, मतलब अगर आप अच्छा से पढ़ाई करोगे तो जरूर हो सकता है, ठीक है। पर आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। आप ऐसा सोचोगे कि ऐसे ही पढ़ के चल जाए, थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये सब चीज़ें। बाकी क्या होता है कि जब आप इसको फिर से रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होता है, भूल जाओगे आप। आपको इवन फॉर्मूला से याद नहीं रहता होगा कि ये क्या होता है, क्यूक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे यही कैलकुलेट करने पूछा था आपको, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, आपको इसका भी पता नहीं होगा। पर वही आप कैलकुलेट करते रहोगे, आप रिवीजन करते रहोगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा आएगा और आप इजिली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपको बेहतर तैयारी करना है तो आप आज ही finance career.in पे विजिट करिए। वीडियोस, लेक्चर, MCQs, प्रीवियस ईयर पेपर, ई बुक, मॉक टेस्ट, बहुत सारे एग्जामिनेशंस से रिलेटेड मटेरियल्स अवेलेबल है, कोर्सेस अवेलेबल है, जो कि आपका एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद करेगा तैयारी करने में, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन के लिए ही वो डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी तरह का अभी वीडियोस लेक्चर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप तैयारी करिए बढ़िया से, क्योंकि बढ़िया से तैयारी करना पड़ेगा आपको यहाँ, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चंस को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैच ऑफ द फ्लोइंग है यहाँ पे, कॉलम ए में दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से आप देखो क्या होता है, ठीक है। प्रोडक्टिव जो भी वेजेस होता है, जो भी वेजेस, जो प्रोडक्टिव वेजेस है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। और जो ओवरहेड जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। ओवरहेड क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आपने ओवरहेड चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इजीली सब चीज़ों को टिक कर पाओगे। आप अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में आपको अगर कंसेप्चुअली पता होगा तो आप इजीली टिक कर पाते हैं, ठीक है। यूनिट कॉस्ट क्या होता है, यूनिट कॉस्ट क्या होता है कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई आप आउटपुट क्वांटिटी करोगे तो निकल जाता है यूनिट कॉस्ट, ठीक है। तो तीसरा का भी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। As per Rule 31 of the CGST rules, under which of the following situation will the residual method for determination of the value of supply of goods or services or both apply? If the value of supply cannot be determined under Rule 27 to 30, if the value of supply determined is more than open market value of goods, if the value of supply determined is more than the value of supply is like kind of quality, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 2 मतलब कि ये जो ए है, ये जो सही हो जाएगा ए, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई कैनॉट बी, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई कैनॉट बी डिटरमाइंड अंडर रूल 27 to 30, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक फाइनेंशियल मैनेजर की रोल इन कंपनी। एक फाइनेंशियल मैनेजर होता है, उसका क्या की रोल होता है कंपनी में, तो उसका काम ही होता है डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। टू मेक डिसीजंस अबाउट इन्वेस्टमेंट, किस चीज़ का डिसीजन वो करेगा,
डिसीजन करता है। एक फाइनेंशियल मैनेजर क्या चीज़ का डिसीजन करता है कंपनी में, डिसीजन लेता है और डिसीजन करवाता है अपने जो भी उससे नीचे जो भी लोग काम करते हैं उनसे, वो डिसीजन लेता है किस चीज़ का, इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंसिंग का, और जो भी डिविडेंड है उससे रिलेटेड डिसीजन लेता है फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है, ये इसका की रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 45 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देखिए, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसका आंसर है डीलिंग विद द बाइंडिंग ऑफ और एमलगेमेशन ऑफ द बैंकिंग कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये प्योर थ्योरेटिकल, इसलिए मैं इसको ऐसे ही दिखाते जा रहा हूँ। जो भी सम्स रहता था मैं उसको आपको बढ़िया से बताता हूँ। ठीक है, ये सब तो चीज़ आप खुद भी पढ़ सकते हो। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है, ये जो भी स्टेटमेंट है उसको, ठीक है, बताने पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज द नेम सजेस्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। ये बात तो सही है, जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि बहुत सारे चैप्टर्स आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जैसे कि कैपिटल बजटिंग हो गया, ठीक है, कैपिटल बजटिंग हो गया, कैश फ्लो हो गया, ठीक है, रेशियो एनालिसिस हो गया, फंड फ्लो हो गया। तो वो सब चीज़ें क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड ही वो सब में पढ़ाई होता है। ठीक है, जैसे कैपिटल बस्टिंग में क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट किसका कौन सा प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपके फाइनेंस तो आपके पास लिमिटेड ही है ना पैसा आपके पास, तो किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो यही है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा जाता है, बात सही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द फंड रिक्वायर्ड बाय द फंड, ये भी सही है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों है जो सही है। ठीक है, सो हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कशन कर दिया आप लोग के साथ। बाकी आप कोर्सेज खरीदोगे फाइनेंस करियर से तो आपको ये पूरा पेपर मिल जाएगा। इसमें कि 90 क्वेश्चंस आपको प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस है और 60 क्वेश्चंस आपको नॉन टेक्निकल पार्ट है। तो टोटल 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो आपको बेहतर तैयारी करना है तो आप आज ही फाइनेंस करियर वेबसाइट पर विजिट करिए, कोर्सेज परचेस करिए और भी अपना तैयारी को काफ़ी बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।